Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express। तो आज 16th of January है और आज के हम सब कुछ important news को देखेंगे from both Hindu और Indian Express को। तो let's start with the first news, the most important news कि अभी आपका जो गाजा के अंदर में इजराइल का ऑफेंसिव चल रहा था उसको लेके गाजा बेसिकली हमास और इजराइल के बीच में अब एक सीज फायर डील साइन हुआ है। तो पहले यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज सीज फायर। तो अगर कहीं पे किसी दो ग्रुप्स के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में अगर वॉर कंटिन्यू चलता रहता है तो उसके अंदर में एक टेम्पररी सस्पेंशन होता है वॉर का। रिमेंबर यहां पे वॉर एंड नहीं हुआ है, इट इज ओनली अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग। तो जो फाइटिंग चल रही होती है उसको टेम्पररी सस्पेंड किया जाता है। सो रिमेंबर दिस कि गाजा में अभी सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है विच मींस कि हमास के फाइटर्स और इजराइल के सोल्जर्स जो गाजा के अंदर में और आसपास की टेरिटरीज के अंदर में जो फाइटिंग चल रही थी उसके अंदर में उन्होंने फाइटिंग को थोड़ा होल्ड करा है और अब उसमें आगे कैसे कैसे वो नेगोशिएट करेंगे उसके बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो इट्स अ बिग न्यूज फॉर द मिडल ईस्ट स्पेसिफिकली बिकॉज एक साल से ऊपर हो चुका है इस पर्टिकुलर वॉर को कंटिन्यू होने में। तो इस वॉर को तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा जो हमारे साथ लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं बिकॉज लास्ट ईयर ये बहुत ज्यादा न्यूज में था बिकॉज 2024 वाज द ईयर जब आपका ये पर्टिकुलर वॉर था ये पीक पे चल रहा था। इसके अलावा और भी कई नए वॉर फ्रंट्स ओपन हुए थे जैसे कि इजराइल की फोर्सेस ने लेबनान के अंदर में अटैक किया था तो इस वजह से हिजबुल्ला आल्सो केम इनटू अकाउंट। यमन के अंदर में इजराइल डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया था। ईरान के अंदर में दोनों ने एक दूसरे की टेरिटरी पे अटैक्स करे थे, उस वजह से भी बहुत ज्यादा वॉर था वो अपने पीक पे था। हाउएवर 2025 के बिगिनिंग में जब यूएस के अंदर में इलेक्शंस हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप अब जनवरी 20 को वहां के यूएस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, सो एवरीवन वांटेड कि उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंटशिप को स्टार्ट होने से पहले एक बार का सबके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाना चाहिए एंड उसी का ही ये नतीजा है कि अब वहां पे एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो कभी इस वॉर को तो हम और भी डिटेल में किसी एमआईटी सेशन के अंदर में इसको फिर से डिस्कस करेंगे, बट एक बार का अभी करंटली क्या हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी गाजा सीज फायर एग्रीमेंट रेडी, यूएस एंड हमास। तो मेजरली जो पर्टिकुलर आपका अरेंजमेंट है सीज फायर का ये इजराइल और हमास इज बेसिकली अ पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज अ टेररिस्ट ग्रुप फॉर मेनी कंट्रीज जो मेजरली फाइट कर रहा है इजराइल को इन गाजा। एंड जो करंट आपका वॉर चल रहा है या करंट जो आपकी फाइटिंग चल रही थी दैट इज बेसिकली बिटवीन इजराइल एंड हमास। और ये पर्टिकुलर जो अटैक है ऑफ इजराइल इनटू गाजा इट बिगेन आफ्टर द अटैक बाय हमास ऑन October 7th of 2023। सो October 7, 2023 जब वहां पे एक रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा था इजराइल के अंदर में, जैसे आपका 73 में भी वॉर हुआ था यौम किपुर पे, सिमिलरली इस टाइम भी वहां पे रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा था October 7, 2023 को। और वहां पे हमास ने वॉर या एक वहां पे अटैक स्टार्ट किया इनसाइड इजराइल, अ क्रॉस बॉर्डर अटैक ऑन October 7, 2023 किलिंग अराउंड 1200 इजराइलीज एंड टेकिंग 250 हॉस्टेजेस। तो यहां पे ये वॉर जो था इट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम एपिसोड इन द इजराइल्स हिस्ट्री। इस वजह से भी जो इजराइल का रिस्पांस था वो बहुत ही सिवियर था। तो करीब 1200 इजरायली इंक्लूडिंग फॉरेनर्स हु वर देयर, सो यूएस के लोग और बाकी सब देशों के लोग जो वहां पे सेलिब्रेट करने आए थे उनको भी वहां पे उनको भी किल किया गया। उसके अलावा 250 हॉस्टेजेस 250 लोगों को किडनैप भी कर लिया गया बिकॉज इस पर्टिकुलर अटैक का रीजन वाज नॉट ओनली टू इनिशिएट अ वॉर बट ऑल्सो टू सेंड अ मैसेज ऑफ टेरर। तो यहां पे टेररिज्म फैलाने के लिए, टेरर का मैसेज शो करने के लिए भी उन्होंने 250 हॉस्टेजेस को यहां पे किडनैप कर लिया और उनको अपने साथ गाजा के अंदर में ले गए। ठीक है, तो एक बार का अगर आपको मैं मैप ड्रॉ करके बताऊं तो अगर ये इजराइल का मैप है, सो लेट्स से दिस इज द इजराइल, प्लीज गो थ्रू एक बार का गूगल मैप ओपन करना, गूगल पे मैप सर्च करना इजराइल का, यू वुड फाइंड आउट कि इसी टाइप से इजराइल की टेरिटरी है। इस साइड में मेडिटेरेनियन सी है आपकी और यहां पे ये जो इजराइल कंट्री है इसी में एक रीजन है वेस्ट बैंक और एक यहां पे एक लंबी सी टेरिटरी जिसको हम गाजा बोलते हैं। तो यहां पे जो गाजा है, हमास जो आपका ग्रुप है ये गाजा के अंदर में एक्टिव है एंड गाजा और वेस्ट बैंक ये दो ऐसी टेरिटरी हैं जहां पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। पैलेस्टीनियन जो वहां के लोकल पॉपुलेशन थी वो रहती है और इजराइल के अंदर में मेजरली जूस या जूइश रिलीजन को जो फॉलो करते हैं वो लोग रहते हैं। तो जो इजराइल फोर्सेस हैं वो गाजा के अंदर में अटैक कर रही है बिकॉज जो ये 250 हॉस्टेजेस हैं और एज वेल एज पीपल हु वर रिस्पांसिबल ऑफ October 7 अटैक वो सब गाजा के अंदर में ही हाइड कर रहे थे।
तो इंटरेस्टिंगली पिछले एक साल में गाजा के अंदर में हमास की जितनी भी हाई लेवल लीडरशिप रही है, उन सारे लीडर्स को यहाँ पे आपके इजराइल ने वहां पे एंड कर दिया, उन सबको वहां पे खत्म कर दिया। हाउएवर ऑलवेज रिमेंबर कि कभी कोई पर्टिकुलर ऐसी थ्योरी या आइडियोलॉजी होती है, जस्ट बाय किलिंग द टॉप लीडर्स आप उस आइडियोलॉजी को एंड नहीं कर सकते, आपको उसके रूट पे जाके अटैक करना पड़ता है। तो उसी पर्टिकुलर चीज को सोचते हुए आपके इजराइल ने अक्टूबर 7 के बाद वहां पे एक ऑल आउट अटैक लॉन्च कर दिया ओवर द वेस्ट बैंक एंड योर गाजा टेरिटरीज, एंड विद द सोल ऑब्जेक्टिव कि हमें पूरे हमास की लीडरशिप नहीं, हमास की आइडियोलॉजी को भी खत्म करना है। However, you should understand कि कोई आइडियोलॉजी या किसी आइडिया को आप बेसिकली गन से नहीं साइलेंट कर सकते हो, यू नीड टू काउंटर इट विद काउंटर आइडियाज। तो आपको काउंटर आइडियाज शो करने पड़ेंगे, आपको ये शो करना पड़ेगा कि यस कि यहां पे पहले इजराइल पैलेस्टीन के बीच में इश्यूज रहे हैं, बट नाउ दे कैन लिव इन पीस दे कैन लिव टुगेदर इन पीस ऑल्सो। तो जब तक आप इस आइडियोलॉजी को विद पीस नहीं बीट करोगे तो इट वुड बी वेरी टफ। हाउएवर यहां पे इजराइल ने जब रिस्पॉन्स किया तो इजराइल ने बहुत ही सिवियर ऑफेंस करा, एंड यहां पे 1200 इजरायलीज की डेथ हुई है। यहां पे करीब 46,000 पैलेस्टीनियंस, करीब 50,000 पैलेस्टीनियंस जो रिकॉर्डेड है उनकी यहां पे डेथ हो चुकी है। एंड मोर ओवर जो ये 46,000 जो सिविलियंस के पैलेस्टीनियंस की डेथ हुई है, ऑल ऑफ देम आर सिविलियंस ओनली। तो सब सिविलियंस है, ना कि आपके मिलिट्री पीपल, एंड मेजरली दीज इंक्लूड विमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आपका गाजा के अंदर में बिल्डअप हो गया था सिंस अक्टूबर 9, 2023, और अभी तक वहां पे बहुत बुरी हालत हो रही है, स्पेसिफिकली बिकॉज 90% ऑफ गाजा पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस्ड है, which means उनके जो हाउसेज हैं, उनके जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स हैं, एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन दिस पर्टिकुलर गाजा लैंड। तो गाजा का जो पूरा एरिया है उसमें 90% जो एरिया है वो डिस्प्लेस हो चुका है, वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी यहां पे आपका क्रिएट हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में ये जो पर्टिकुलर सीजफायर है, ये एक लाइट ऑफ होप लेकर आया है कि शायद अब जाके सिचुएशन यहां पे हो। तो सीजफायर एग्रीमेंट कब से होगा? तो जो सीजफायर एग्रीमेंट यहां पे एग्री किया गया है, और इसको बेसिकली मीडिएट किसने किया था? सो इट वाज मीडिएटेड बाय 3 कंट्रीज, यूएस, इजिप्ट एंड कतर। तो कतर की जो कैपिटल है दोहा, वहां पे ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट चल रहा था, जिसमें इजराइल की टॉप लीडरशिप एज वेल एज हमास की लीडरशिप, जो डिसाइडिंग अथॉरिटीज हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व थी। और यूएस, इजिप्ट और कतर ने दोहा के अंदर में ये सीजफायर एग्रीमेंट है, इसको यहां पे एंटर करा है। ऑल्दो एज पर इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू जो उनके पीएम है, वो कह रहे हैं कि अभी इसकी फाइनलाइजेशन करना, इसमें कुछ डिटेल्स बची हुई हैं, बट मोर और लेस ये आपका करीब फाइनलाइज हो चुका है, एंड इट विल कम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 19, 2025। तो जनवरी 19 से आपका सीजफायर स्टार्ट होगा। रिमेंबर अभी सीजफायर स्टार्ट नहीं हुआ, विच मींस फाइटिंग इज ऑन गोइंग इन दैट पर्टिकुलर रीजन, बट जनवरी 19 से यहां पे सीजफायर एग्रीमेंट आपका इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, विच मींस कि जो उनकी एक्टिव फाइटिंग है उस पे अब एक बार का स्टॉपेज लग जाएगा। डू नॉट थिंक कि यहां पे वॉर एंड हो चुका है, इजराइल और हमास अभी भी एट वॉर है, बट वो टेम्पररी सस्पेंड कर रहे हैं सो दैट देयर इज सम चांस फॉर नेगोशिएशन ऑल्सो। तो यहां पे जो सीजफायर एग्रीमेंट हुआ है उसके कुछ जो की पॉइंट्स हमें जो पता पड़े वो क्या क्या है। सो पहला है हॉस्टेज रिलीज। सो यू मस्ट रिमेंबर, अभी हमने जस्ट देखा था कि 250 हॉस्टेजेस को यहां पे कवर करा गया था। मेनी ऑफ देम हैड डाइड इन द मीन टाइम, कि आपके जो एक साल का पीरियड रहा है उसमें बहुत सारे ओल्ड लोग, विमेन लोग थे, बहुत सारे लोग उनमें उनकी डेथ हो चुकी है, बट अराउंड 100 हॉस्टेजेस आर स्टिल अलाइव। उसमें से फेजेस में, पहले फेज के अंदर में 33, सो 3 पार्ट्स के अंदर, 3 फेजेस के अंदर में करा जाएगा पर्टिकुलर एग्रीमेंट, और फर्स्ट फेज के अंदर में 33 आउट ऑफ नियरली 100 हॉस्टेजेस वुड बी रिलीज बाय हमास इन दिस पर्टिकुलर सीजफायर एग्रीमेंट। इन एक्सचेंज जो आपके पैलेस्टीनियंस को प्रिजन कर रखा इजराइली ने, वो उनको यहां पे फ्री करेगा। सेकेंड इज ह्यूमैनिटेरियन एड। सो अगेन आई विल गो बैक टू द मैप ऑफ इजराइल। तो अगर आप इजराइल का मैप देखते हो तो यहां पे आपका गाजा स्ट्रिप है, तो यहां पे आपकी बॉर्डर है, यहां पे मेडिटेरियन सी है, और यहां पे आपका इजिप्ट का बॉर्डर लगता है। तो यहां पे जो पर्टिकुलर बॉर्डर है, पूरा का पूरा जो गाजा स्ट्रिप है, इसको पूरा का पूरा यहां पे इजराइल ने क्लोज कर रखा है, विच मींस नथिंग कैन एंटर इनटू दिस गाजा स्ट्रिप एंड नथिंग कैन कम आउटसाइड ऑफ दिस गाजा स्ट्रिप एक्सेप्ट फॉर द इजरायली सोल्जर्स, या इजरायली जिनको अलाउ कर रहा है सिर्फ वो ही अंदर बाहर आ सकते हैं। तो इस वजह से अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन एड भी यहां पे रीच कराना चाहे तो नहीं करा सकता है। तो इसलिए वहां पे एकदम एक डायर सिचुएशन डेवलप हो चुकी है गाजा के अंदर में। सो अब इस सीजफायर एग्रीमेंट के अंदर में क्या एग्री करा गया है कि ह्यूमैनिटेरियन फ्लो ऑफ एड इनटू गाजा वुड बी नाउ अलाउड। तो यहां पे जो क्राइसिस हो रहा है उसको हम कुछ हद तक डील कर पाएंगे।
Third is return of displaced Palestinian. So because again we just discussed कि 90% of Palestine जो है वो destroy हो चुका है. Many of the people have also went into neighboring countries. उनके अगर कोई रिलेटिव है या जो neighboring countries उनको अलाउ भी कर रहे हैं एंटर करने के लिए, so उन सबको वापस से उनके होम्स में अलाउ करना दिया जाएगा so that कि वो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ को बिगिन कर सकें. कैसे किया जाएगा? एक्सटेंड एंड टाइमलाइन इज अनक्लियर. तो अगेन जो कुछ पॉइंट्स हैं कि आगे जाके कैसे होगा वो बाद में डिसाइड होगा, बट एज ऑफ नाउ डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस को वहां पे वापस से एंट्री करना अलाउड होगा. ओके, सो दिस इज बेसिकली द सीज फायर एग्रीमेंट. अगेन आई हैव टोल्ड यू कि हम इस पर्टिकुलर इजराइल हमास इश्यू को फिर से कभी एमआईटी के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप यहां पे एक शॉर्ट में समझ लो फिर कुछ चीज मिस हो जाए. तो हम उसे अच्छे से उस टाइम में डिस्कस करेंगे. अभी आपके लिए सिर्फ यहां समझना इतना जरूरी है कि अक्टूबर 7 2023 में जो आपका हमास का अटैक इजराइल पे, हमास ने इजराइल पे अटैक किया था और इजराइल ने रिटेलिएट किया था, उस पर्टिकुलर रिटेलिएशन पे अभी एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इजराइल एंड हमास, which is brokered by US, Egypt and Qatar, and the key terms are that in the next 5 to 6 months, do not think ये 1-2 दिन में हो जाएगा, 5 to 6 months के अंदर में in this particular phases this particular ceasefire agreement is going to be implemented. ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं. नेक्स्ट न्यूज है आपका, सो आई फाउंड दिस फोटोग्राफ ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर हिंदू न्यूज़पेपर विच इज बेसिकली डिपिक्टिंग द प्लेइंग ऑफ द स्पोर्ट नोन एज जल्लीकट्टू. सो ये बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल फेस्टिवल एंड स्पोर्ट है आपके स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जो बेसिकली आपके जनवरी मंथ में जब आपका पोंगल होता है. सो जस्ट लाइक इन नॉर्थ इंडिया वी हैव योर लोरी फेस्टिवल एंड अदर काइंड ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन डिफरेंट पार्ट्स. सिमिलरली तमिलनाडु के अंदर में भी वहां पे जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो पोंगल होता है और वहां पे जल्लीकट्टू करके स्पोर्ट्स प्ले किया जाता है विच इज बेसिकली अ बुल टेमिंग स्पोर्ट. तो ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है आपका जल्लीकट्टू, जो तमिल फेस्टिवल जो पोंगल होता है उसमें तमिलनाडु के अंदर में इसको प्ले किया जाता है. एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, बिकॉज बहुत सारे स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्टेट्स के डिफरेंट आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, बट जल्लीकट्टू जो है ये आपका कई साल से आपका न्यूज में रहा है एंड इज बेसिकली बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस. बिकॉज इन 2014 ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स आपका जल्लीकट्टू, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था ऑन द वेरी फैक्ट कि इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर में इट वाज एलिजेड कि यहां पे क्रुएलिटी टू एनिमल्स होती है. तो उस पर्टिकुलर बेसिक ग्राउंड के बेसिस पे आपका यहां पे इस पर्टिकुलर स्पोर्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि यहां पे जो एनिमल्स हैं इनकी जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, एटलीस्ट राइट टू लाइफ है, उसके अंदर में आता है कि इनको टॉर्चर नहीं होना चाहिए. मोर ओवर इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, बिकॉज इट्स अ डेंजरस स्पोर्ट्स, यहां पे आप एक पर्टिकुलर एनिमल के साथ में उसको टेम करने के लिए उसके साथ में आप बिल्कुल फाइट कर रहे हो, तो उस वजह से देयर हैव बीन मेनी केसेस जिसमें आपकी जो ह्यूमन लाइफ है उसको इंजरी भी हुई है और उसमें वहां पे डेथ भी कॉज हुई है. तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे आपका 2014 के अंदर में इस जल्लीकट्टू स्पोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जो उसकी टाइमलाइन है वो भी डिस्कस करेंगे. हाउएवर करंट सिचुएशन ये है कि उसके बाद में वापस से इसकी हेयरिंग हुई इन केसेस की और इसको कल्चर के ग्राउंड पे यहां पे आपने जस्टिफाई कर दिया कि दिस स्पोर्ट्स कैन बी अलाउड प्रोवाइडेड कि यहां पे प्रॉपर रेगुलेशंस फॉलो होते हैं. सो रेदर देन कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको रेगुलेट करा जा सकता है स्पोर्ट्स को और उस बेसिस पे हम इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को अलाउ कर सकते हैं. तो उस बेसिस पे आज ये स्पोर्ट आपका है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इट्स अ लीगल एक्टिविटी और आपके तमिलनाडु के स्टेट में पूरे ही पॉम्प एंड ऑनर के साथ, पॉम्प के साथ इस पर्टिकुलर स्पोर्ट को यहां पे प्ले किया जाता है. ओके, सो बिफोर वी गो इनटू द टाइमलाइन लेट्स लुक at the cultural significance of this particular case. तो जो आपका जल्लीकट्टू स्पोर्ट है, many leaders जब इस particular स्पोर्ट को वहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, they said कि ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट है हमारा, ये this is a symbol of तमिल प्राइड एंड ऑनर, तमिल कल्चर और उसको शो करता है. तो इस वजह से आप इस टाइप के स्पोर्ट्स को जो एक स्टेट की ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी प्राइड को रिप्रेजेंट करता है, आप उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो. सो दिस इज समथिंग विच केम आउट ड्यूरिंग 2014 जब इस पर्टिकुलर स्पोर्ट को यहां पे करा गया. अब इस स्पोर्ट्स में करा जाता है, सो इट्स बेसिकली एन एरिना, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ आल्सो, चारों तरफ से इनक्लोज होता है एंड देयर इज अ बुल एंड देयर आर टीम्स, डिफरेंट टीम्स एंड द टीम आर सपोज्ड टू व्हाट दे हैव टू डू, सो दे हैव टू समहाउ कंट्रोल दिस पर्टिकुलर बुल. तो यहां पे इस बुल को जब कंट्रोल किया जाता है, मेनी टाइम द बुल आल्सो गेट्स इंजर्ड एंड मेनी टाइम दीस पीपल आल्सो गेट इंजर्ड. तो इस बेसिस पे इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को 2014 में एक बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया था. ओके, तो यहां पे अगर आप स्लाइड देखोगे तो यू वुड सी कि वो केस का नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज. तो यहां पे जल्लीकट्टू स्पोर्ट को प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, तो आपका एक लॉ है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जिसके अंदर में इट इज प्रिवेंटेड, एवरीवन इज प्रिवेंटेड टू डू एनी काइंड ऑफ हार्म और डू एनी एक्ट ऑफ क्रुएलिटी ऑन एनिमल्स. तो इस 1960 के एक्ट के अंदर में आपके जल्लीकट्टू को यहां पे चैलेंज किया गया था.
ठीक है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू को बैन कर दिया साइटिंग एनिमल क्रुएल्टी। आई जस्ट डिस्कस इट इन प्रीवियस स्लाइड कि यहां पे बैन कर दिया गया। बोला क्या यहां पे एनिमल्स राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 22, 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको एक काम करना है बहुत सिंपल सा, यू हैव टू टेल मी कि आर्टिकल 21 एक्चुअल में क्या बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या बात करता है? तो आर्टिकल 21 के अंदर में बोला क्या गया है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका भी राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है। बट एग्जैक्टली आपका आर्टिकल 21 क्या कहता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जब ऐसा हुआ तो बहुत ही बड़ा अप्रोच स्टार्ट हो गया इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टी रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे वर स्टैंडिंग, इफ दे वर इन पावर और दे वर इन द पोजीशन और दे वर नॉट टोटली कंसर्न विद, तो वो सारे आपके इस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट में स्टैंड हो गए। नॉट जस्ट दोज पीपल, नॉट जस्ट दोज पॉलिटिकल पार्टीज, बट जो आपकी तमिल सिनेमा है या वहां के जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, दे आल्सो केम इन डिफेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस। तो यहां पे तमिलनाडु ने 27 में रेगुलेशन ऑफ जलीकट्टू एक्ट पास करा, बिकॉज जब 2014 में ये एक्ट हुआ था तो देयर वाज सम सिग्नल्स, बिकॉज देयर वर सर्टेन जजेस हु सेड कि इसको रेगुलेट करना चाहिए और इसके अंदर में अगर रेगुलेशन प्रॉपर होता है और क्रुएलिटी नहीं होती है सो दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कैन बी अलाउड। तो फाइनली 2017 में इन्होंने इस पर्टिकुलर जलीकट्टू के लिए रेगुलेशन ऑफ जलीकट्टू एक्ट पास किया और आर्टिकल 29 क्लॉज 1, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के अंदर में इसको डिफेंड किया गया। व्हाट डज आर्टिकल 29 क्लॉज 1 से? आर्टिकल 29 क्लॉज 1 अलाउ सर्टेन कल्चरल प्रैक्टिसेस व्हिच आर रिलेटेड टू योर रिलीजन। तो इस यहां पे कल्चरल प्रोटेक्शन, कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्शन देने के लिए इसको 29 क्लॉज 1 के अंदर में जस्टिफाई करा गया। ओके, सो फाइनली जब 29 क्लॉज 1 के अंदर में जस्टिफाई किया गया, तमिलनाडु का रेगुलेशन 2017 आया तो इस पर्टिकुलर चीज को चैलेंज करा गया कि भाई आप इस तरीके से लॉ पास करके, इस तरीके से आप लॉ पास करके किसी जजमेंट को ओवररूल नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक लार्जर बेंच को सेंड कर दिया। लार्जर बेंच क्या होती है बेसिकली कि यूजुअली अगर 2014 का जजमेंट अगर एक 3 जज बेंच ने दिया है तो अब उसको 2 जज बेंच या 3 जज बेंच ओवररूल नहीं कर सकते। यू नीड अ बेंच ऑफ मोर जजेस to basically overrule it or of the same number। तो अगर 3 जजेस है तो एटलीस्ट 3 जजेस should sit to overrule a particular judgment या फिर हायर जज बेंच होनी चाहिए। तो 2017 के अंदर में इस पर्टिकुलर केस को आपका 2023 में आगे की तरफ सेंड करा गया और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु का जलीकट्टू एक्ट है इसको अपहोल्ड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जलीकट्टू इज प्रोटेक्टेड एज अ कल्चरल प्रैक्टिस। तो 29 क्लॉज 1 के अंदर में इस जलीकट्टी को हम तमिलनाडु की कल्चरल प्रैक्टिस के हिसाब से हम अलाउ करें। हाउएवर वी वुड want कि there should be proper regulations to minimize cruelty and ensure safety। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को तो अलाउ किया बट एट द सेम टाइम दिस सेड कि यहां पे प्रॉपर रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा सो दैट कि कोई भी टाइप की क्रुएलिटी यहां पे कॉज नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज हाउ द करंट सिचुएशन इज, व्हिच मींस कि जलीकट्टू इज अलाउड बट एट द सेम टाइम यहां पे कोई भी क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर जलीकट्टू आपका जब भी न्यूज में आता है तो इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ता है, सिंपली बिकॉज कि इसके अंदर में लीगल बैकग्राउंड भी है। सो ये जो जलीकट्टू वाला आपका पूरा न्यूज है दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर लीगल रीजनिंग सेक्शन ऑल्सो बिकॉज इट इज ऑन दीज बेसिस ओनली कि आपके जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो बनाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से भी प्लीज गो थ्रू करना कि लीगली इसके अंदर में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो यहां पे आर्टिकल 21 आपका इन्वॉल्व हो जाता है प्लस आर्टिकल 29 यहां पे इन्वॉल्व हो जाता है। एंड मोर ओवर यू कैन ऑल्सो इंक्लूड आर्टिकल 25 ऑल्सो अगर आप इसको पर्टिकुलरली किसी रिलीजन से यहां पे कनेक्ट कर पाओ तो। ठीक है, तो दिस वाज रिगार्डिंग जलीकट्टू। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो अनदर गुड न्यूज, सबमरीन टू वॉरशिप कमीशन इन वन गो। तो यहां पे आपकी 3 पर्टिकुलर आपकी नेवल एसेट्स को यहां पे एक साथ कमीशन करा गया है। देयर नेम आर INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वाक्षीर। तो ये आपकी 3 है, एक सबमरीन है, 2 वॉरशिप है, जिनको एक साथ कमीशन में, कमीशनिंग इज बेसिकली मींस कि यहां पे तीनों की तीनों एक साथ सर्विस में अब आपके यहां पे नेवी को सर्व करेंगे। तो INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाक्षीर ये सबमरीन है और ये दोनों आपकी वॉरशिप है जिनको अब यहां पे कमीशन करा गया। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि आपने एक ही दिन में 3 शिप्स को यहां पे कमीशन करा गया हो, बट नाउ वी हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो, जिसमें INS सूरत और INS आपकी जो नीलगिरी है ये दोनों तो आपकी शिप्स हो जाएंगी वॉरशिप्स, और INS वाक्षीर जो है ये आपका बेसिकली एक आपका सबमरीन है जिसको यहां पे कमीशन करा गया है। और तीनों ही सबसे एडवांस लेवल के आपके सबमरीन और आपके वॉरशिप्स हैं।
तो अगर आप वन बाय वन हम इन तीनों को अगर देखते हैं, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो स्पेसिफिकली जैसे सबसे पहले आईएनएस सूरत हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का वॉरशिप है? सो इट्स अ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो लेट्स से कि अगर कोई आप पे मिसाइल अटैक करता है, सो दिस पर्टिकुलर शिप इज गोइंग टू बी इन द वाटर्स एंड ये उसको बीच में ही कहीं पे डिफेंड, उसको बीच में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यहां से उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो मिसाइल अटैक हो या कोई नेवल शिप हो, तो उसको मिसाइल से अगर डिस्ट्रॉय करना हो तो दूसरी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इस पर्टिकुलर शिप को यूज करेंगे, नेवी शिप को यूज करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पर्टिकुलर आपके शिप्स होते हैं, आपके सबमरीन्स होते हैं, दे आर बेसिकली डिजाइन्ड अंडर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है आपका नेवी का, उसका नाम क्या है? तो जो आईएनएस सूरत है, ये प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट 15B का। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के अंदर में इसको आपने डेवलप किया है एंड दिस इज द फोर्थ शिप। तो इससे पहले 3 शिप्स और डेवलप करी गई है और ये अब 4th शिप है और फाइनल शिप है, विच मींस कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 15B है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो 15B है। इससे पहले प्रोजेक्ट 15A था जो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। कोलकाता क्लास क्या होता है? तो बेसिकली जो पहली शिप होती है उस पर्टिकुलर शिप पे उसका नाम होता है। तो इससे पहले 15A था जो इससे कम थोड़ा टेक्निकली सुपीरियर था। 15B उसके अंदर में कुछ अपग्रेड होगा। ठीक है, तो 15B इज अ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। जो हमने 4 बनाए थे उसमें जो 4th नंबर का है वो आईएनएस सूरत है। इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है? तो आपकी मजगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड है मुंबई के अंदर में। दे हैव बेसिकली कंस्ट्रक्टेड दिस पर्टिकुलर शिप इन दिस पर्टिकुलर केस। एंड व्हाट इज द की फीचर? तो आज एआई का जमाना है, हर जगह जितनी भी आपके कुछ भी टेक्नोलॉजी आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उसमें आप एआई इनकॉर्पोरेट करते हो। तो ये जो पर्टिकुलर वॉरशिप है आईएनएस सूरत, इसके अंदर में हम एआई को, टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज एआई? सो फॉर एग्जांपल एआई जो है वो हमें एल्गोरिथम्स के थ्रू, अपने डिजाइन के थ्रू, दे विल गिव अस डिफरेंट सिनेरियोज, या लेट्स से क्या क्या प्रोस्पेक्टिवली हम पे अटैक हो सकते हैं, उस बेसिस पे वी कैन प्रीएम्प्ट कि सामने वाला क्या अटैक कर सकता है और हम पहले डिफेंस से पहले हम हमारा ऑफेंसिव कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल कि एआई को आप कैसे वॉरशिप्स के अंदर में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका आईएनएस नीलगिरी और ये क्या है? इसका स्टील फ्रिगेट। फ्रिगेट्स बेसिकली होते हैं स्मॉल शिप्स जो थोड़े छोटे वाले साइज के होते हैं, उनको फ्रिगेट्स बोला जाता है। वॉरशिप्स होते हैं फ्रिगेट्स भी आपके। सो इट्स अ स्टील फ्रिगेट है। इसको डेवलप कहां किया गया? सो इट इज द फर्स्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17A जो पर्टिकुलर आपका प्रोजेक्ट था नेवी का, जिसके अंदर में हम स्टील फ्रिगेट्स बनाने वाले हैं, उसकी जो पहली फ्रिगेट है उसका नाम है आईएनएस नीलगिरी। तो इफ यू रिमेंबर आईएनएस सूरत में हमने देखा यहां पे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स है। तो जो ये पर्टिकुलर स्टील फ्रिगेट हम प्रोजेक्ट 17A में बना रहे हैं, अब आगे की जितने भी हम स्टील फ्रिगेट बनाएंगे उन सबको नीलगिरी क्लास फ्रिगेट बोला जाएगा। What we are going to call them? नीलगिरी क्लास फ्रिगेट। तो यूजुअली जो आपकी पहली शिप होती है, जैसे यहां पे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर था, यहां पे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट शिप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तो जितनी भी आप शिप डेवलप करी जाएंगी विच वुड बी स्टील फ्रिगेट सेम टाइप की, उन सबको हम क्लासिफाई करने के लिए वी आर गोइंग टू कॉल देम नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। ओके, तो इस तरीके से नेमिंग होती है। अब फॉलो ऑन द शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स अंडर प्रोजेक्ट 17। तो प्रोजेक्ट 17 इससे पहले का है जिसमें हम स्टील फ्रिगेट बनाते थे, उसको और भी टेक्नोलॉजी एडवांस करके हमने प्रोजेक्ट 17A में आईएनएस नीलगिरी टाइप के हम शिप डेवलप करेंगे। इसको भी आपका जो मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है मुंबई के अंदर में, उसने ही डेवलप करा है। एंड देयर इज अनदर आपका GRSE करके एक और शिपयार्ड है जो कोलकाता के अंदर, इन दोनों ने मिलकर यहां पे करा है। अब इस पर्टिकुलर आईएनएस नीलगिरी के फीचर्स क्या है? तो ये सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। तो व्हाट इज अ गुड थिंग अबाउट आईएनएस नीलगिरी कि जो आपने डिफरेंट काइंड ऑफ आप मिसाइल्स डिप्लॉय करोगे, उसमें जो आप सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है आपकी, जो आपकी सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, उस पर्टिकुलर मिसाइल्स को आप आईएनएस नीलगिरी के थ्रू कर सकते हो। एज वेल एज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो होती हैं आपकी, उनको भी आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग योर आईएनएस सूरत एंड आईएनएस आपका नीलगिरी। और थर्ड पे आते हैं। थर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका एक पर्टिकुलर प्लान है जिसके अंदर में आप सबमरीन्स डेवलप कर रहे हो एंड सबमरीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेवल सेफ्टी एज वेल एज ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ एनी कंट्री। व्हाई? बिकॉज सबमरीन जो होती है वो स्टील आपको प्रोवाइड करते हैं, आप छुप के अटैक कर सकते हो उससे, सो द एनिमी वुड नॉट इवन नो कि उसको अटैक कहां से हो रहा है। तो इस वजह से सबमरीन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज इंडिया के पास में खुद की सबमरीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सुपीरियर नहीं है, सो वी बेसिकली गो टू डिफरेंट कंट्रीज टू हेल्प अस आउट इन क्रिएटिंग ऑफ सबमरीन। एंड इसमें सबसे ज्यादा रोल आपका रशिया ने प्ले करा है, बट इट हैज नॉट ओनली बीन रशिया, बट यहां पे एक और कंट्री विच हैज बीन हेल्पिंग अस टू डेवलप
वर्ल्ड क्लास सबमरीन एंड दैट कंट्री इज बेसिकली फ्रांस। तो फ्रांस है जिसके साथ हमने ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट 75 इज द नेम, ये रहा प्रोजेक्ट 75 इज द नेम। इस प्रोजेक्ट 75 के अंदर में वी हैड गिवन अ पर्टिकुलर टेंडर फॉर डेवलपमेंट ऑफ 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाने का हमने यहां पे टेंडर दिया था and this particular contract was given to a French company. It was given to French company Naval Group. फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप, नाम इंपॉर्टेंट नहीं, कंट्री इज इंपॉर्टेंट कि जो आपका ये प्रोजेक्ट 75 है ये इंडिया ने किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ यहां पे फाइनलाइज किया है। सो इंडिया जो ये पर्टिकुलर आपका प्रोजेक्ट 75 है दिस इज बीइंग डन विद द फ्रेंच कंपनी। सो फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसमें अलाउ करा इस पर्टिकुलर कंपनी को यहां पे जो इस पर्टिकुलर आपकी सबमरीन्स को यहां पे डेवलप कर रही है। किस टाइप की सबमरीन्स है? सो इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि ऑल ऑफ दीज आर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, अटैक सबमरीन बट डीजल इलेक्ट्रिक है। तो आपकी सबमरीन्स होती हैं या तो वो डीजल इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती हैं या फिर न्यूक्लियर फ्यूल पे रन करती हैं। तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है जो एंटी सर्विस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सर्विस की सरफेस पर भी कोई अगर शिप है तो उसको भी यहां पे अटैक कर सकेगा, बट और कोई सबमरीन भी अगर वाटर के अंडर है तो उसको भी यहां पे करेगा, एज वेल एज इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड स्पेशल ऑपरेशंस, उसके अंदर में भी हम इस पर्टिकुलर सबमरीन्स को यूटिलाइज करेंगे। तो आपकी इंडिया ने प्रोजेक्ट 75 में इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस 6 सबमरीन्स को डेवलप करा है। तो हमने आईएनएस नीलगिरी या सूरत में हमने वो सारे जो आपके वॉरशिप्स हैं उनके नाम नहीं पढ़े, बट यहां पे आई वुड से कि ये आपको 6 नाम पता होने चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी इजी टू रिमेंबर। ऑल्सो 3 के से हैं, 3 वी से हैं और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो आपकी जो 6 सबमरीन्स है प्रोजेक्ट 75 में वो कौन कौन सी है? तो पहली 3 थी आपकी आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करांच। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी क्लास कौन सी होगी इन सबमरीन्स की, सो ऑब्वियसली नाउ यू नो कि दीज वुड बी कलवरी क्लास सबमरीन। कलवरी क्लास सबमरीन बोला जाएगा बिकॉज पहली शिप जो भी, पहली सबमरीन जो भी होगी उसी के नाम पे उस पर्टिकुलर क्लास को अब नोन किया जाता है। अब यहां पे आप पढ़ रहे होगे ऊपर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, तो स्कॉर्पियन इज द नेम फॉर द सबमरीन्स डेवलप्ड बाय फ्रांस। तो जो फ्रांस की जो सबमरीन है सेम ये वाली, उनको स्कॉर्पियन बोला जाता है और यहां पे जो होंगी वो आपकी कलवरी क्लास सबमरीन बोला जाएगा। तो 3 तो है कलवरी, खंडेरी एंड करंज और 3 है आपकी वेला, वजीर और वाक्षीर। तो यहां पे जो ये प्रोजेक्ट 75 है P75 दिस हैज आल्सो बीन कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, तो यहां पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आईएनएस सूरत में जो आपका प्रोजेक्ट 17 था वो कंप्लीट हो चुका है। प्रोजेक्ट 15 जो है आपका वो यहां पे बचा हुआ है। ठीक है, सॉरी प्रोजेक्ट 15 आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 17 आपका बस यहाँ पे 17A जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है। प्रोबेबली जो भी इसमें शिप्स बनानी है हमें वो भी हम अब सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, देन दिस प्रोजेक्ट वुड आल्सो गेट कंप्लीट। ठीक है, तो ये 3 आपकी शिप्स हैं, सूरत, नीलगिरी और वाक्षीर, एक सबमरीन और 2 वॉरशिप जो अब हमने यहाँ पे एक साथ कमीशन करी है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हिंदू में एक आपका जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट करके सेक्शन आता है जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दिया जाता है। सो यहाँ पे द क्वेश्चन इज डज ब्लड मनी हैव अ लीगल स्टैंडिंग। तो यहाँ पे ब्लड मनी क्या होता है और ये न्यूज में क्यों है? सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर न्यूज। आपकी एक पर्टिकुलर नर्स है निमिषा प्रिया करके, निमिषा प्रिया, शी इज अ क्रिश्चियन एंड शी वाज अ वर्किंग नर्स इन द कंट्री ऑफ यमन। यमन के अंदर में शी वर्क कर रही थी एंड द एलिगेशन इज कि उनका जो बिजनेस पार्टनर था उनको इन्होंने मर्डर कर दिया था। और यहां पे बिकॉज यमन के अंदर में इफ यू मर्डर समवन द पेनल्टी इज बेसिकली डेथ ओनली, तो वहां पे उनको डेथ पेनल्टी मिली है। हाउएवर बिकॉज आपका यमन इज अ मुस्लिम कंट्री, वहां पे ब्लड मनी का एक कंसेप्ट चलता है विच इज बेसिकली गिवन इन द कुरान ऑल्सो। तो व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लड मनी? सो ऑल्दो many would argue that it is an unjustified practice because if अब पार्टी ए इज मर्डरिंग पार्टी बी, पार्टी बी की जो फैमिली है जिसको मर्डर करा गया, पार्टी बी की फैमिली जो है वो यहाँ पे कंपनसेशन डिमांड कर सकती है उनसे एंड कंपनसेशन के बेसिस पे जो पार्टी ए है जिसने मर्डर करा है, जो ऑफेंडर है या उसने कोई क्राइम करा है, उसको यहाँ पे कोर्ट जो है वो छोड़ सकता है या फिर उसकी जो पनिशमेंट है उसको गो थ्रू नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे निमिषा प्रिया के केस के अंदर में यहाँ पे ब्लड मनी का कंसेप्ट आता है बिकॉज यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है इट इज हेल्पिंग आउट द फैमिली ऑफ निमिषा प्रिया टू प्रोवाइड कंपनसेशन to the offenders to the victim family so that कि यहाँ पे निमिषा प्रिया को जो डेथ पेनल्टी है इसको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर उसको छुड़वा के वापस इंडिया ला सके। तो फिर से ब्लड मनी का आता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लड मनी? सो ब्लड मनी जो है इसको शरिया लॉ के अंदर में दिया कहा जाता है।
सो जैसे हिंदी में दिया होता है, शरिया लॉ के अंदर में इसे दिया कहा जाता है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज बेसिकली अ कंपनसेशन। ये कंपनसेशन है पेड बाय एन ऑफेंडर टू द विक्टिम और देयर फैमिली। तो अगर विक्टिम अलाइव है तो विक्टिम को कंपनसेशन दिया जा रहा है, और यहां पे काइंड ऑफ सेटलमेंट कर रहे हो कि ठीक है, यहां पे अटैक हुआ था, सामने वाला मान रहा है कि यस मेरी गलती है, बट गलती से हुआ था या जो भी है, अब जो हो चुका उसको भूल के हम यहां पे सेटलमेंट कर लेते हैं। तो यहां पे काइंड ऑफ कंपनसेशन पेड किया जाता है इन केसेस ऑफ अनइंटेंशनल मर्डर। इंटेंशनल नहीं, अनइंटेंशनल। सो यू आर एक्सेप्टिंग कि यस आपके हाथ से मर्डर हुआ है, बट इट वाज अनइंटेंशनल मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड इन द हीट ऑफ मोमेंट और बिकॉज ऑफ नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट, आपसे ये पर्टिकुलर मर्डर कॉज हुआ है। एंड सेकंड इज मर्डर करा गया है व्हेन द विक्टिम्स फैमिली ऑप्ट फॉर रिकंसिलिएशन इंस्टेड ऑफ रिटेलिएशन। तो यहां पे आप रिटेलिएट करने के लिए नहीं यहां पे डिमांड कर रहे हो जस्टिस, यू आर रेडी कि ठीक है यहां पे अगर आप रिकंसिलिएशन के लिए हम रेडी हैं, हम आपसे सेटलमेंट के लिए रेडी हैं। तो मर्डर के केस में भी इंटेंशनल भी अगर हो, अगर विक्टिम की फैमिली चाहे तो ऑप्ट कर सकती है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपकी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है या जो कंट्री है, उसका जो लोकल लॉ है, वहां के जो लॉज होते हैं क्रिमिनल लॉज, they become very important because although आपके शरीयत लॉ में ये प्रोवाइडेड हैं, बट डिफरेंट गवर्नमेंट्स या डिफरेंट कंट्रीज वो इस पर्टिकुलर लॉ को यहाँ पे आपका मॉडिफाई कर सकती है। सो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में डिफरेंट आपके रूल्स चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरेबिया का हम एग्जांपल लें, विच इज बेसिकली अ सुन्नी कंट्री, मक्का मदीना भी आपके सऊदी अरेबिया में, यहाँ पे आपका ब्लड मनी जो देना है, इट इज मैंडेटरी इन केसेस लाइक रोड एक्सीडेंट्स, द अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय शरिया कोर्ट्स। तो जो अमाउंट है वो शरिया कोर्ट्स होंगे, और रोड एक्सीडेंट का जो केस होता है उस पर्टिकुलर केस में ब्लड मनी गिविंग मनी, विच मींस रोड एक्सीडेंट में अगर कोई डेथ हो गई तो ब्लड मनी देना, कंपनसेशन देना कंपलसरी होता है। एंड इसके अंदर में जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी, ये सब भी कंपनसेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जेंडर क्या, मेल है फीमेल है, उस बेसिस पे, रिलीजन में मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है उस बेसिस पे, नेशनलिटी क्या सऊदी अरेबियन रेसिडेंट है या समवन आउटसाइडर है, उस पर्टिकुलर केसेस पे क्या कंपनसेशन होगा ब्लड मनी का, वो डिसाइड किया जाता है। सेकंड इज द केस ऑफ ईरान। ईरान इज अ शिया कंट्री, तो दो सेक्ट्स होते हैं आपके इस्लाम में, तो सुन्नी कंट्री में भी है, शिया कंट्रीज के अंदर में भी आपका ये होता है ब्लड मनी। एंड इसके अंदर में इट इज नॉट द सेम, कंपनसेशन फॉर वुमेन इज हाफ ऑफ मेन। तो मैन ने अगर क्राइम, मैन के अगेंस्ट में क्राइम कमिट हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो 100 रुपीज मिल रहा है, तो विमेन के केस में इट्स ओनली गोइंग टू बी 50 रुपीज ओनली, यानी कि सिर्फ हाफ ही मिलता है यहाँ पे। पाकिस्तान का सिचुएशन क्या है? सो यस, पाकिस्तान कंट्री है जो ऑल्दो इंडिया का ही, आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही निकल के आए थे, बट पाकिस्तान के अंदर में आपका जो ये पर्टिकुलर ब्लड मनी का कंसेप्ट है, दिस इज बेसिकली वाज अडॉप्टेड इन 1991। तो 1991 से पहले वहां पे बिकॉज ब्रिटिश लॉ, हम आईपीसी टाइप के लॉज ही वहां यूटिलाइज कर रहे थे, तो एट दैट टाइम ब्लड मनी का कंसेप्ट वहां नहीं था, बट 1991 के ऑर्डिनेंस के थ्रू हमने इसको भी उसमें इंटीग्रेट कर दिया है। नेक्स्ट एक और कंट्री का अगर एग्जांपल हो, यमन, तो जुडिशियल ओवरसाइट इंश्योर्स फेयरनेस इन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग कंपनसेशन। तो यमन के अंदर में मेजरली जितने भी पाकिस्तानी कंट्रीज हैं, हर कंट्री के अंदर में आपको ब्लड मनी का कंसेप्ट होगा विद सम ट्वीक्स। तो जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान के अंदर में डिफरेंट टाइप से रूल्स होता है, पाकिस्तान ने भी अब इसको इंटीग्रेट कर दिया। यमन इज अनदर एग्जांपल जहां पे ये होता है, मेजरली सारे इस्लामिक कंट्रीज में ही होगा। बट मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस इज कि इंडिया के अंदर में क्या ब्लड मनी का जो कंसेप्ट है वो क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं। सो यू शुड नो दिस सिंपली कि इंडिया के अंदर में हम आपके पहले आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता को फॉलो करते थे, जो किसी भी रिलीजन के बेसिस पे नहीं है। तो हमने जब हमारा आईपीसी क्रिएट करा, या अब जब हम भारतीय न्याय संहिता कर रहे हैं, दिस इज नॉट बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी रिलीजन। तो ना हम यहाँ पे शरीयत को मानते हैं, ना हम यहाँ पे आपके जो क्रिश्चियन लॉज रहे हैं, जो आपके डिफरेंट रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग मनुस्मृति और इंडियन स्क्रिप्चर जो रहे हैं पहले लॉस के लिए, उन सबको हम फॉलो नहीं करते हैं। हमने आज के 21st सेंचुरी के हिसाब से, या आईपीसी जब 19th सेंचुरी में जो लॉस थे आपके, उसके हिसाब से हमने इस पर्टिकुलर क्रिमिनल लॉस को ड्राफ्ट किया। और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा है, विच मींस ना कास्ट के बेसिस पे हमारी डिफरेंट पनिशमेंट्स होती हैं, डिफरेंट क्राइम्स होती हैं, एंड सेम इज द केस विद रिलीजन ऑल्सो। सो इंडिया के अंदर में आपका कोई भी इसको कोई फॉर्मल रेगुलेशन नहीं है। सो देयर इज नो फॉर्मल रेगुलेशन फॉर द कंसेप्ट ऑफ ब्लड मनी इन इंडिया। तो इंडिया में ये चीज नहीं है, ऑल्दो चाहे यहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं, करीब 14% इंडिया की पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, स्टिल जो मुस्लिम्स भी हैं वो भी किसी भी तरीके से ब्लड मनी का जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हैं। सो रिमेंबर, इंडिया में ब्लड मनी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, विच मींस अगर यहाँ पे किसी ने मर्डर कमिट करा है तो यहाँ पे कोर्ट से डिसाइड करेंगे कि एप्रोप्रिएट पनिशमेंट क्या हो सकती है, क्या इस पर्टिकुलर केस में उसको कुछ पार्डन, रिलीफ या रिस्पाइट, रिप्रीव, ये सब करा जा सकता है, जो बेसिकली
बेसिकली प्रेसिडेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होती है। उसके अलावा ब्लड मनी कंसेप्ट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाउएवर एक सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट है विच इज बेसिकली प्ली बार्गेनिंग। अब ये प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट क्या होता है ये हम समझ लेते हैं, बिकॉज ये पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो आपके लॉ के अंदर में काम आ सकता है। तो प्ली बार्गेनिंग जो होता है आपका, this is basically was provided in the criminal procedure code and as well as it is there also in BNSS। जो आपको CRPC को रिप्लेस किया BNSS से। Why I am writing BNSS only is because I want you to write down the full form of this BNSS। BNSS का फुल फॉर्म क्या है, और मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करा है इनके सिंपल फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। तो BNS भारतीय न्याय संहिता है, आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। दो मैंने आपको बता दी। BNS जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई वांट कि आप इसका फुल फॉर्म जो है वो आपके कमेंट बॉक्स के अंदर में मुझे बताएं। Why I am asking you because ये क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। एंड आई एम श्योर मेनी स्टूडेंट वुड नॉट बी एबल टू राइट द करेक्ट फॉर्म। तो प्लीज अगर आप लिख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में राइट फॉर्म या नेट पे चेक करके ना लिखें, खुद से एक बार लिखें। गलत है तो गलत सही, बट एक बार का लिखें तो सही, आपको याद भी है नहीं है, ठीक है। तो प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है, तो यहां पे लेट्स से कोई पर्टिकुलर एक्यूज है, सो इन केस वो रेडी होता है कि ठीक है यस आई हैव कमिटेड अ पर्टिकुलर क्राइम, तो वहां पे प्ली के लिए बार्गेनिंग कर सकता है। प्ली बार्गेनिंग इज बेसिकली कि जो पनिशमेंट दी जाएगी, सो यस यू हैव कमिटेड अ क्राइम, तो आप कन्विक्टेड तो हो चुके हो क्राइम के लिए, बट यहां पे आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हो, विच इज बेसिकली पनिशमेंट के लिए बार्गेन कर सकते हो। सो लेट्स से आपके केस के अंदर में मैक्सिमम पनिशमेंट 4 years 5 years है, तो और या फिर फाइन का भी प्रोविजन है। सो यू कैन से कि आई एम रेडी टू प्ली बार्गेन, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर में आई वुड वांट कि मुझे इंप्रिजनमेंट नहीं हो, या मिनिमम इंप्रिजनमेंट जो होता है वो अगर प्रोवाइड करोगे तो आई एम रेडी टू प्ली बार्गेन। और यहां पे एक प्रॉपर फॉर्मल सिस्टम होता है विच इज बेसिकली कि यहां पे जो आपका प्रोसिक्यूशन है, जो आपके अगेंस्ट में केस फाइट कर रहे हैं लॉयर्स, दे वुड डिसाइड कि यहां पे प्ली बार्गेनिंग एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है। अगर एक्सेप्टेबल होती है सो प्ली बार्गेनिंग की जो अपील होती है वो जज के पास दी जाती है, एंड अगर जज उसके लिए एग्री करता है लुकिंग एट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, देन ओनली प्ली बार्गेनिंग इज अलाउड इन इंडिया। Moreover, there are certain limitations on plea bargaining in India. For example, कि यहाँ पे कोई भी heinous offense जो होते हैं जिसमें usually 7 years plus की punishment होती है, उसके अंदर में plea bargaining allowed नहीं होती है। तो only if you are guilty for an offense जिसकी punishment maximum 7 years है, तो ही आप इसको utilize कर सकते हो। And very importantly, because हम यहाँ पे heinous crime के लिए नहीं देते हैं, specifically for crimes against women और socio-economic crimes like डाउरी ऑफेंस करा है आपने, कोई ब्राइड बर्निंग का केस हो चुका है, एडल्ट्रेशन इज आल्सो अ सीरियस ऑफेंस फॉर अस, तो इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर में कोई भी प्ली बार्गेनिंग अलाउ नहीं होती है, और 7 years प्लस का पनिशमेंट है तो भी प्ली बार्गेनिंग अलाउ नहीं होती है। उस पर्टिकुलर केस में आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हो। मोर ओवर नाउ वी हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन BNSS कि विक्टिम को कंपनसेशन देना भी इसका पार्ट होगा। तो विच मींस कि प्ली बार्गेनिंग के अंदर में अगर आप कंपनसेशन देने के लिए भी, अगर आप कुछ फाइन पेनल्टी देने के लिए भी रेडी हो, तो उसमें विक्टिम कंपनसेशन भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो पहले आपके लॉ में, जब आपके क्रिमिनल लॉस में, जब तक आपके IPC और आपका CRPC था, उस पर्टिकुलर केस में जो एक्यूज्ड है या जो आपने जिस पर्टिकुलर पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, कन्विक्टेड है, उससे आप कुछ भी पैसा लेके यहाँ पे विक्टिम को कंपनसेट नहीं कर सकते थे। बट अब आपके CRPC BNSS के अंदर में यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजंस है फॉर विक्टिम कंपनसेशन, विच मींस आप यहाँ पे एक्यूज की प्रॉपर्टी से यहाँ पे कुछ फंड्स निकाल सकते हो और विक्टिम को यहाँ कंपनसेट भी कर सकते हो। सो दिस इज हाउ द फंक्शन your plea bargaining functions in India. ओके, नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। इजी एक्सेस टू क्लीन टॉयलेट्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी एज पर सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली कहा है कि भाई सिर्फ एक्सेस ही नहीं, क्लीन टॉयलेट्स का इजी एक्सेस इज आल्सो एसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो यहां पे एक पर्टिकुलर लॉयर है, उन्होंने यहां पे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी इन द सुप्रीम कोर्ट एंड दे सेड कि यहां पे आपके नेशनल हाईवेज के ऊपर पे टॉयलेट्स का प्रोविजन तो है ऑन ऑल द टोल प्लाजा, बट ये जो टॉयलेट्स हैं ये क्लीन नहीं होते, मोर ओवर दे आर नॉट एक्सेसिबल एंड ऑल्सो नॉट जेंडर बेस्ड। तो जेंडर बेस्ड भी नहीं है, विच मीन देयर इज सिंगल टॉयलेट फॉर मैन, विमेन और लाइक से ट्रांसजेंडर पर्सन। अपार्ट फ्रॉम जेंडर दे आर ऑल्सो नॉट क्लीन, दे आर अनक्लीन। सो इस वजह से भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बेसिकली यूजिंग दिस पर्टिकुलर टॉयलेट्स ऑल्सो। तो इस बेसिस पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई सिर्फ टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करना ही आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, यहाँ पे आपको
उन क्लीन टॉयलेट्स को मिलना, उनका इजी एक्सेस होना, दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो ऑल्दो केस तो था कि जो लॉयर्स हैं, जजेस हैं, स्पेसिफिकली लोअर कोर्ट्स के अंदर में, उनको क्लीन टॉयलेट्स वहां पे अवेलेबल नहीं होते हैं, बट दिस इज अ वाइडर प्रॉब्लम और हर जगह पे ये प्रॉब्लम है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, अगेन वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो, अभी आर्टिकल 21 के अंदर में, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट राइट इट इज एग्जैक्टली, बिकॉज यही आपका क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 के अंदर में easy access to clean toilet essential for human dignity, easy access to clean toilet is also a fundamental right। ये भी आर्टिकल 21 के अंदर में अब आपका फंडामेंटल राइट हो चुका है। तो ये एक जीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, वेदर इजी एक्सेस टू क्लीन टॉयलेट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16। तो यू शुड नो कि यस दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए। लीगल रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक सिचुएशन बना दी, एक विमेन है जिसको नेशनल हाईवे पे क्लीन टॉयलेट नहीं मिलता है, वेदर शी कैन फाइल अ रिट पेटिशन इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिमांडिंग फॉर क्लीन टॉयलेट्स। तो क्या इस टाइप का भी क्या आप केस फाइल कर सकते हो? नहीं। तो यू नाउ नो दिस कि बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट, तो रिट पेटिशन भी आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। इसको आई थॉट कि ऑल्दो हम कई बार डिस्कस कर चुके आर्टिकल 21, फिर भी हमें एक बार डिस्कस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सो फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस आल्सो दिस न्यूज इज देयर कि ट्रेड डेफिसिट जो है दिसंबर में वो 3 मंथ्स के लो पे है, गुड्स एक्सपोर्ट्स डिप 1%। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेड डेफिसिट? तो ये कुछ कंसेप्ट्स होते हैं इकोनॉमी के, स्पेसिफिकली आपका जो एलेट एग्जाम है उसमें डायरेक्टली ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेड डेफिसिट। 4 आपके ऑप्शंस होंगे और उसमें से आपको सही डेफिनेशंस बतानी है। एंड इस बार का जो 20 जीके सेक्शन है आपका, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आई फ्रेम्ड अ क्वेश्चन ऑन ट्रेड डेफिसिट ओनली, द सेम क्वेश्चन कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो एलेट में भी, क्लैट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इकोनॉमी बेस्ड अगर आपका कोई आर्टिकल आता है तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वुड मेक द रीडिंग वेरी इजी फॉर यू अगर आपको इन सब पर्टिकुलर टर्म्स का एग्जैक्ट मीनिंग पता हो। तो ट्रेड डेफिसिट इज बेसिकली व्हाट, तो आपका जो पर्टिकुलर कंट्री होता है ये बेसिकली ट्रेड करता है आउटसाइड इंडिया ऑल्सो या आउटसाइड इट्स कंट्री बॉर्डर्स ऑल्सो। तो जब हम बाहर कुछ बेचते हैं उसको हम एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, और जब हम बाहर से कुछ खरीदते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। और ट्रेड डेफिसिट इज बेसिकली, डेफिसिट हो रहा है, कुछ कमी हो रही है, सो इट इज बेसिकली कि आपका ट्रेड डेफिसिट इज इक्वल टू कि आपका जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है वो नेगेटिव है, विच मींस आपके इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो अगर मैं मेरे जो टोटल इंपोर्ट्स हैं उसमें से एक्सपोर्ट्स को सबट्रैक्ट कर दूं, बिकॉज इंपोर्ट वुड बी पॉजिटिव, ज्यादा अमाउंट होगा, एक्सपोर्ट का कम अमाउंट होगा, तो आई वुड बेसिकली फाइंड आउट कि मेरा ट्रेड डेफिसिट क्या है। So what is the definition of trade deficit? Very easy definition. Trade deficit occurs when a country's imports of goods and services exceeds its exports, resulting in a negative trade balance. तो trade deficit होता है उसे हम negative trade balance भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट सिंपली कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हो वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है। हाउएवर जो ट्रेड डेफिसिट है दिसंबर में ये 3 महीने के लो पे है, यानी अगर मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डेटा अगर मैं देखता हूं तो सबसे कम ट्रेड डेफिसिट हुआ है। रिमेंबर दिस, ट्रेड डेफिसिट तो आज भी है मेरा, मतलब मैं इंपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं, बट लेट्स से पहले $20 बिलियन का था तो अब $19 बिलियन का है। तो 4 महीने के, पिछले 3 महीने की जो डेटा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, उसमें सबसे कम ट्रेड डेफिसिट मेरा आपका इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, और उसमें गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो भी कम हुआ है। सो बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट्स कम हुआ है बट उससे भी ज्यादा हमने कम इंपोर्ट्स को करा है, इस वजह से ट्रेड डेफिसिट है वो थोड़ा कम हुआ है, बट स्टिल इट इज वेरी हाई। तो यहां पे एक आई थॉट की जो एटलीस्ट इससे रिलेटेड आपके इकोनॉमिक डेफिसिट है उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। सो ट्रेड डेफिसिट हम बेसिकली कर चुके हैं, बट ट्रेड डेफिसिट के अंदर में क्या होता है, मैं सिर्फ गुड्स के बेसिस पे जो मैं एक्चुअल में मर्चेंडाइज बेच रहा हूं, एक्चुअल में मैंने यहां पे पेन को बेचा है, मैंने यहां पे किसी लैपटॉप को बेचा है, ये इस पर्टिकुलर स्क्रीन को बेचा है या खरीदा है, सिर्फ उसको हो रहा है। तो जब मैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करता हूं तो वो ट्रेड डेफिसिट होता है। हाउएवर अगर मैं इसके अंदर में सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दूं, इसमें मैं सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दूं, इसके अलावा मैं इसके अंदर में मेरी कैपिटल को भी इंक्लूड कर दूं, जो मेरा बाहर से पैसा आ रहा है एक्सेट्रा, वो सभी मैं इंक्लूड कर दूं, तो एक ब्रॉडर टर्म होती है विच इज करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो ट्रेड डेफिसिट भी उसका पार्ट हो जाएगा, सर्विसेज भी उसका पार्ट हो जाएगा, प्लस कैपिटल भी। तो इसके अंदर में क्या आ रहा है, ट्रेड बैलेंस जो गुड्स का है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो लोग पैसा कमा रहे हैं, रेमिटेंसेस, कि कोई पर्सन है लेट्स से मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में जॉब करता है, वो पैसा इंडिया में भेज रहा है। डिविडेंड्स, बेसिकली इंडियन कंपनी ने बाहर पैसा कमाया और वो डिविडेंड इंडियंस ने अर्न करा एक्सेट्रा, एंड करंट ट्रांसफर्स विच इज बेसिकली रिलेटेड टू सर्विसेज। तो ये तीनों चारों जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आपके
करंट अकाउंट डेफिसिट का पार्ट होते हैं। हाई करंट अकाउंट डेफिसिट कैन स्ट्रेन अ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपका हाई होता है तो कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, बाहर का पैसा पड़ा है, उस पे इंपैक्ट होता है। बिकॉज लेट्स से कि मैं इंपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं और एक्सपोर्ट कम कर रहा हूं। लेट्स से कि मैंने 20 बिलियन का यहां पे एक्सपोर्ट करा है पर 25 बिलियन का यहां पे इंपोर्ट करा है, मतलब 5 बिलियन का माल मैंने ज्यादा खरीदा है, विच मींस कि जो सामने जिसने मुझे भेजा है वो $5 बिलियन मुझसे मांगेगा। अब बिकॉज एक्सपोर्ट्स पे तो मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास जो पहले से डॉलर पड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, मुझे उसमें से निकाल के देना पड़ेगा। तो अगर मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट विच इंक्लूड्स द ट्रेड डेफिसिट, सर्विस डेफिसिट एक्सेट्रा, अगर वो मेरा बहुत हाई है तो मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पे उसी चीज को एक्सप्लेन करने का आपको एक तरीका बताया हुआ है। तो यहां पे अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें कि एक्चुअल में ट्रेड डेफिसिट क्या रहा है 2024 में, तो दिसंबर 2024 का जो एग्जैक्टली अभी डेटा आया है विच प्रोवाइड्स अस कि $21.9 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हुआ है एज कंपेयर टू नवंबर का 31.8 बिलियन। तो करीब करीब हमने देख सकते हो $10 बिलियन का यहां पे फर्क आया, विच इज नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट कि हमने ट्रेड डेफिसिट को इसलिए करा है। ऑल्दो यहां पे आप देखोगे गुड एक्सपोर्ट जो है, गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो डिप हुआ है ऑन ईयर बेसिस टू 38 बिलियन, विच मींस कि अगर एक साल से पिछले दिसंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा एक्सपोर्ट तो कम हुआ है। हाउएवर अगर हम सिर्फ करंट ईयर का देख रहे हैं, सिर्फ नवंबर दिसंबर का देख रहे हैं, तो ये नंबर उस टाइप से नहीं देखा जाएगा। दूसरा है इंपोर्ट्स ग्रो बाय 4.9% टू 60 बिलियन। तो ये सिर्फ और सिर्फ नवंबर दिसंबर का डेटा है, विच इज नॉट वेरी है। लास्ट ईयर अगर नवंबर मंथ का देखते हैं तो इंपोर्ट जो थे आपके करीब करीब 62 बिलियन 58 बिलियन थे और अब 60 बिलियन हुए। हाउएवर यहां पे जो 31 से 21 बिलियन करा है हमने, दैट इज अ वेरी बिग डील। ओके अब यहां पे आई थॉट कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसपे आपका क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, विच इज बेसिकली जब भी ट्रेड डेफिसिट की बात होती है, सो कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ आपका ट्रेड डेफिसिट है, कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ आपका ट्रेड सरप्लस है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट इज बेसिकली यहां पे इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, ट्रेड सरप्लस इज बेसिकली यहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। तो मैं एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं एज कंपेयर टू इंपोर्ट तो ट्रेड सरप्लस हो गया, अगर मैं इंपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट तो ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो ट्रेड सरप्लस किस कंट्री के साथ है, विच मींस मैं उनसे खरीदता कम हूं, उनको बेचता ज्यादा हूं। सो बहुत ही अच्छी कंट्री आपकी यूएसए, जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो इंटरेस्टिंगली आपका सब कुछ पिछले 4-5 अगर आप डेटा देखते हो तो यू डू नॉट हैव टू बी कंसर्न कि इस साल कंट्री चेंज तो नहीं है, इट इज यूएसए। और फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो नीदरलैंड्स है, इनके बीच में गैप भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यूएसए और नीदरलैंड्स के बीच में गैप भी बहुत बड़ा है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी कि ये डेटा चेंज तो नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी यूएसए ओनली। और इसके अंदर में मेजरली जो आपका एक्सपोर्ट है वो इट इज बिकॉज ऑफ आईटी सर्विसेज। आपकी जो इन्फोसिस है, एचसीएल है, विप्रो है, ये सब आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू यूएस कंपनीज। तो दैट इज अ मेन रीजन कि व्हाई वी हैव अ ट्रेड सरप्लस। इसके अलावा टेक्सटाइल्स ऑल्सो वी एक्सपोर्ट देयर, टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं, एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स भी हम वहां यूएस में सेंड करते हैं। सेकंड नंबर पे नीदरलैंड्स आता है जहां पे हम हमारे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स को सेंड करते हैं। थर्ड पे यूके आता है जहां पे हम जेम्स, ज्वेलरी एंड गारमेंट आपका ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं आपके जेम्स, ज्वेलरी एंड गारमेंट्स, बट यहाँ पे यूएस, नीदरलैंड्स हैं, ये आपके न्यू एज मार्केट्स हैं जिसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारा सेंड कर रहे हैं। ओके, सो ट्रेड सरप्लस वाली कंट्रीज हो गई आपकी यूएसए, नीदरलैंड्स एंड यूके। एंड ट्रेड डेफिसिट की वेरी इजी टू रिमेंबर, सिर्फ इंडिया ही नहीं, जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, आई वुड से स्मॉल कंट्रीज आल्सो, उनका अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखोगे, नंबर 1 कंट्री इज गोइंग टू बी चाइना। तो यूएस का भी ट्रेड डेफिसिट है, इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है कि कई कंट्रीज की जीडीपी होती है, उतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। एंड इंडिया के केस में भी चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेड डेफिसिट कंट्री, जिसके साथ हम लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट शेयर करते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड हैज बीन सेम फॉर द लास्ट 4-5 years now, and 2025 में भी ये डेटा चेंज नहीं होगा, एटलीस्ट नंबर 1 तो चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पे। सो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट है ड्रिवन बाय इंपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी एंड केमिकल्स। सेकंड पे यूएई आता है विच इज बेसिकली क्रूड ऑयल। तो एक बार जब हम चाइना को अगर रिमूव करेंगे, उसके बाद जितनी भी आपकी ट्रेड डेफिसिट वाली कंट्री आएंगी, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी योर ऑयल रिच कंट्रीज। तो जितने भी आपके ऑयल वाली कंट्रीज हैं, दे आर द कंट्री जिनके साथ हम ट्रेड डेफिसिट शेयर करते हैं। वेरी सून यू आर गोइंग टू सी 25-26 में अगर डेटा चेंज होता है, यू आर गोइंग टू सी कि ट्रेड डेफिसिट में रशिया इज आल्सो गोइंग टू बी नाउ एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, सिंपली बिकॉज कि हम वहां से डिफेंस भी इंपोर्ट कर रहे थे, उसके अलावा हमने अब वो हमारा लार्जेस्ट ऑयल पार्टनर भी बन चुका है। सो प्रोबेबली जो इंपोर्ट्स है हमारे यूएई, सऊदी अरेबिया के बाद, अब रशिया इज गोइंग टू ओवरटेक यूएई एंड सऊदी अरेबिया एटलीस्ट। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट
बहुत ज्यादा हाई है, तो चाइना को यहाँ पे रिप्लेस कर पाना इट वुड बी वेरी हार्ड, बट रशिया इज गोइंग टू बी एट सेकंड थर्ड प्लेस इन 2025। बट फर्स्ट प्लेस जो है वो आपकी सिक्योर है ट्रेड डेफिसिट में चाइना की और ट्रेड सरप्लस के अंदर में आपके यूएस की। ओके, तो ये दो कंट्रीज आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज है, न्यू यूएस एआई एक्सपोर्ट लॉ एक्सक्लूड्स इंडिया फ्रॉम इट्स क्लोजेस्ट एलाई, व्हाट कुड बी इट्स इंपैक्ट। तो यहां पे यूएस की गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर लॉ पास करा है, उसका एआई एक्सपोर्ट लॉ, विच इज बेसिकली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उनको आप किन कंट्रीज के साथ फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, किन कंट्रीज के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन और किन कंट्रीज के साथ आप बिल्कुल भी इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो यहां पे आपका यूएसए का एआई एक्सपोर्ट रूल्स आए हैं और इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है। तो जो यूएस का एआई एक्सपोर्ट लॉ है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसमें रेगुलेशंस लगाए गए हैं किन कंट्री को आप इजीली, हर जो यूएस कंपनीज है वो इजीली यहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, किन के साथ रेगुलेशन होगा, लिमिटेशन होगा और किन के साथ आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। तो उस बेसिस पे यहां पे टियर्स बनाए हैं, टियर क्लासिफिकेशन कराया गया है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो जो टियर 1 कंट्रीज हैं, दीज आर द क्लोजेस्ट एलाइज ऑफ यूएस। तो जो सबसे ज्यादा क्लोज, सबसे पास के एलाइज हैं उनके साथ में तो उनको तो टियर 1 में रखा गया है, विच मींस इनके ऊपर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी यूएस कंपनी इन कंपनीज को चाहे हार्डवेयर सेल करना चाहे सॉफ्टवेयर सेल करना चाहे, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं पुट की जाएगी। सेकंड नंबर पे आता है टियर 2। टियर 2 है जिसके अंदर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुट अप हैं। फॉर एग्जांपल, देयर वुड बी अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ जीपीयूज व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीयू, दैट यू हैव टू टेल। यहां पे लिखा हुआ है जीपीयू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम्स में आते हैं, तो यू हैव टू टेल मी जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका एडवांस एआई का हार्डवेयर है, तो अगेन एक कंपनी है एनवीडिया करके, आपने इसको पक्का, इफ यू आर अ वीडियो गेम प्लेयर तो आपने पक्का इसका नाम सुना होगा, एनवीडिया कंपनी का। दिस इज द लीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट एडवांस जीपीयूज। इसके ऊपर पे भी लिमिटेशंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे अगेन। तो ये आपकी जो इंडिया है, दिस इज टियर 2 कंट्री। तो यहां पे हमें क्या मैसेज सेंड हो रहा है कि बेसिकली इंडिया इज क्लोज फ्रेंड ऑफ यूएस, बट इतना भी क्लोज नहीं है कि वो टियर 1 में आ जाए। तो यहां पे उसे टियर 2 में रखा गया है एंड इट कैन फेस रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ एडवांस एआई। और टियर 3 में रखा गया है, यू कैन कॉल देम कि यूएस के ये एंटी हैं, यूएस के एनिमी नंबर 1 हैं जो टियर 3 में रखे गए। फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब जो यूएस के आपके एनिमीज हैं आपके एटलीस्ट जियो पॉलिटिक्स में, इन कंट्रीज को टियर 3 में रखा गया है, विच मीन्स No, there is total ban on these countries to access US AI technology. कोई भी US कंपनी इनको कोई भी US मेड AI टेक जो है वो बेसिकली इनको ट्रांसफर नहीं कर सकती है। तो यहां पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 टियर क्लासिफिकेशन करे गए हैं। इंडिया जो है वो टियर 2 में है, यूएस के एनिमीज टियर 3 में है, क्लोजेस्ट एलाइज जो हैं आपके यूएस के वो आपके टियर 1 के अंदर में है। और सिंपली इसके अंदर में टियरिंग में क्या चेंज हो गया है कि कोई भी एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, अगर यूएस की कोई कंपनी उसे एक्सपोर्ट करना चाहती है, टियर 1 में विदाउट रिस्ट्रिक्शन सेंड कर सकती है, टियर 2 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, टियर 3 में टोटल बैन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंपैक्ट ऑन इंडिया। सो द सिंपल इंपैक्ट इज गोइंग टू बी कि यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ही यहां पे आप प्रोक्योर कर पाओगे, बट आई वुड से कि यहां पे इंडिया को सिग्नल भी मिला है और आई वुड से कि इंडिया को यहां पे एक एडवांटेज ये रहेगा कि अब इंडिया के पास में चॉइस नहीं है। इंडिया हैव अंडरस्टूड कि जिस कंट्री को हम इतना सपोर्ट करते हैं, जिस कंट्री के साथ हम अच्छे रिलेशंस करना चाहते हैं, वो भी जब सेल्फ इंटरेस्ट आता है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसने इंडिया को टियर 2 में रखा है, विच मीन्स वी ऑल्सो हैव टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो यहां पे इंडिया को जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, यानी कि हम जो कुछ भी इंडिया के अंदर में प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पे एक सिग्नल इंडिया के लिए गया है कि आप खुद से सेल्फ सफिशिएंट बनिए एंड आई थिंक इंडिया को इसको पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए और अपनी खुद की यहां पे एआई कैपेबिलिटीज पे वर्क करना चाहिए। मोर ओवर इट ऑल्सो गिव्स अस अ चांस टू लुक अवे फ्रॉम यूएस ऑल्सो। हम एल्सवेयर देख सकते हैं, हमें सिर्फ यूएस पे डिपेंड नहीं हो रहा है। ऑल्दो यूएस लीडर है, बट हम शायद नंबर 2 या नंबर 3 कंट्री जो आपकी एआई के अंदर में है, लाइक साउथ कोरिया, ताइवान, जापान एक्सेट्रा, उनके साथ हम यहां पे जॉइंट पार्टनरशिप कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे से लर्न करके बेटर आपके एआई टेक को यहां पे डेवलप कर सकते हैं। ऑल्दो एआई के अंदर में लीडर आपका यूएस है, बट हो सकता है कि हम भी कुछ अलग यहां पे कर पाए। तो यहां पे इंपैक्ट इज गोइंग टू बी कि टियर 2 में है तो आपका जो जीपीयू जो है, नंबर ऑफ जीपीयू जो आप प्रोक्योर कर सकते हो 50,000 तक करा हुआ है। तो हमारा जो खुद का इंडिया का एआई मिशन है उसमें आवर गोल इज कि हमें 10,000 जीपीयू प्रोक्योर कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा झटका लगेगा, थोड़ा डोमेस्टिक कैपेसिटी पे
से फर्क पड़ेगा। हाउएवर आई बिलीव कि यहाँ पे हमारे पास लेसन लर्न करने के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसमें इस पर्टिकुलर केस के अंदर में स्पेशल प्रोविजंस भी हैं। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना ऑल्सो, इन दोनों को जनरल वैलिडेटेड एंड यूजर लिस्ट में रखा गया है, विच मींस कि इस पर्टिकुलर केस में ऑन अ केस टू केस बेसिस आप कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में अलाउ कर सकते हो, विच मींस ऑल्दो इंडिया टीयर 2 में रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, बट स्पेसिफिक बिकॉज इस पर्टिकुलर लिस्ट में आता है, जनरल वैलिडेटेड एंड यूजर लिस्ट में आता है, तो यहां पे केस टू केस बेसिस पे इंडिया एंड इवन चाइना उस पर्टिकुलर केस के अंदर में कुछ टेक्नोलॉजी को आप इंपोर्ट कर सकते हो। हाउएवर चाइनीज कंपनी जो है वो सिर्फ सिविलियन यूज के लिए इसको यूटिलाइज कर सकती है, इंडिया के लिए एक्सेप्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है चाइनीज कंपनी कैन ओनली यूज द टेक्नोलॉजी फॉर सिविलियन पर्पसेस। तो यहां पे क्या करा गया है, एक जनरल वैलिडेटेड एंड यूजर लिस्ट बनाई गई है, GVEU लिस्ट। GVEU लिस्ट है ये, जनरल वैलिडेटेड एंड यूजर लिस्ट है, जिसके अंदर में इंडिया और चाइना के लिए स्पेशल प्रोविजन है, विच इज बेसिकली कि इंडिया और चाइना को कई बार आप यूज केसेस बेसिस पे एग्जाम्पशन दे सकते हो, इंपोर्ट करना अलाउ कर होगा फॉर सिविलियन मिलिट्री पर्पसेस। हाउएवर चाइना को जो टेक्नोलॉजी पास करी जाएगी इट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मिलिट्री यूसेज। तो इस बेसिस पे आपने स्पेशल प्रोविजन यहां पे क्रिएट करें। ओके, व्हाट इज द ग्लोबल इंप्लीकेशन ऑफ यूएस एआई एक्सपोर्ट रूल्स। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल ओवर एआई, तो यहाँ पे यूएस क्या कर रहा है कि बेसिकली जो कंट्री उसके फ्रेंडली हैं उनको तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम जिनके साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं है उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। तो जियोपॉलिटिकल कंट्रोल है। इंपैक्ट ऑन यूएस इंडिया रिलेशंस, तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू इंपैक्ट यूएस इंडिया रिलेशंस आल्सो, बिकॉज यहाँ पे इंडिया भी, जब इंडिया का कुछ यहाँ पे यूएस के साथ कॉन्टैक्ट होता है तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया कैन आल्सो गिव दिस आर्गुमेंट कि यू हैव आल्सो नॉट केप्ट अस इन टियर 1 इन दिस पर्टिकुलर केस, व्हिच शोज कि यू डू नॉट ट्रस्ट अस और वी कैन नॉट एटलीस्ट ट्रस्ट यू कि आप हमारे फ्यूचर में हेल्प करेंगे। व्हाट इज चाइना's पोजीशन, सो एज हैज बीन टोल्ड, एज हैज बीन डिस्कस्ड, टियर 3 कंट्री रखा गया है, तो चाइना यहाँ पे यूएस एआई टेक को एक्सेस नहीं कर पाएगा, व्हिच इज अगेन कैन बी पॉजिटिवली टेकन बाय चाइनीज आल्सो कि ठीक है, वी आर अलोन इन दिस पर्टिकुलर फाइट एंड वी हैव टू डेवलप आवर ओन एआई टेक आल्सो। तो इस बेसिस पे यहाँ पे ये चीज भी करी जा सकती है। ओके, बट अगेन यहाँ पे इंडिया के लिए लेसन क्या है कि आप आत्मनिर्भर भारत के अंदर में खुद का आप इनिशिएटिव लॉन्च करिए और खुद के यहाँ पे जीपीओस को प्रोड्यूस करिए, सो दैट आप अपनी खुद की एक अलग प्लेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड रेदर देन यू बीइंग डिपेंडेंट ऑन यूएस, यू कैन बी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि इंडिया किसी और चीज में अच्छा कर ले और यूएस जो उसको वहां पे रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो इस तरीके से आप इस न्यूज को इस तरह से भी देख सकते हैं। ओके, सो विद स्टूडेंट, विद दिस पर्टिकुलर न्यूज वी आर डन फॉर टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। तो आपके हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की न्यूज हमने कवर करी है। आज की न्यूज इतनी ही थी, मे बी टुमारो कल और भी अच्छी न्यूज आएंगी तो हम उनको भी कवर करेंगे। ओके, विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।